नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश भर में जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की गंभीर चेतावनी दी जा रही है, गांव-गांव तक में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। जब कोरोना के मरीज एक एक बेड और एक एक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, तब बिहार में संसाधनों की बर्बादी करने का अपराध किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए हम विदेशी मदद ले रहे हैं, विदेशों से हमें मदद मिल रही है, वही वेंटिलेटर अस्पतालों में बेकार पड़े हैं। बिहार के सहरसा में तो 60 बेड के आधुनिक अस्पताल पर ताला लटका हुआ है। तो दस्तक में सबसे पहले हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह की आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार में इतना भव्य अस्पताल देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है, लेकिन सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में बने इस कोविड अस्पताल की हकीकत जानकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको ये जानकर गुस्सा आएगा कि जिस बिहार में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उस बिहार में 60 बेड का कोरोना मरीजों के लिए बना यह अस्पताल खाली पड़ा है, उस पर ताला लगा है। इस अस्पताल पर ताला इसलिए लगा है क्योंकि इस सरकारी हॉस्पिटल को मरीजों का इंतजार है। यानी ये देश का पहला ऐसा अस्पताल है जिसमें कोरोना मरीजों को ठीक करने की जरूरत का हर इंतजाम है, सिवाय मरीजों के। जबकि अस्पताल की 2 मंजिला इमारत के अंदर 60 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। यहाँ तक कि हर कोरोना मरीज को गर्म पानी देने का भी इंतजाम इस अस्पताल में है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह जब यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ ताला लटका मिला, जबकि कोरोना आने के बाद इस अस्पताल को पिछले साल ही शुरू कर दिया गया था। आखिर ये अस्पताल क्यों बंद है, ये जानने के लिए रोहित सिंह ने सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार को फोन किया और इस अस्पताल का ताला खुलवाया। आज तक की टीम जब इस अस्पताल के अंदर गई तो उसने ऐसी तस्वीर कैद की जो बिहार में कोरोना से अपनों को खोने वालों को रुला सकती है। अस्पताल के अंदर जाने पर पता चला कि ये कोविड-19 अस्पताल 60 बेड से लैस है। पता चला कि अस्पताल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे गर्म पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रिक जग और साफ पानी पीने के लिए आरओ उपलब्ध है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, पीने के लिए गर्म पानी की भी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, मगर यहाँ इसे बंद रखा गया है। सवाल उठता है जब लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं, वैसे में आखिर ऐसे हालात क्यों हैं कि ये हेल्थ सेंटर जो है या अस्पताल बंद है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आपकी तरह ये सब देखकर हमारे मन में भी एक ही सवाल था, आखिर ये अस्पताल खाली क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर मरीज कहाँ है? ये सवाल हमने अस्पताल के मैनेजर महबूब आलम से पूछा। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में, वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं। अभी ये भी तो डेडिकेटेड ही कोविड हेल्थ सेंटर है, लेकिन आपको मरीज नहीं मिल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन मरीज नहीं आया है जो यहाँ पे रखा जाए। बिहार क्या देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर के अस्पतालों में बेड नहीं है? बिहार में भी ऐसा ही है। गया कि ये तस्वीरें आज तक नहीं देश को दिखाई थी। बताया था कि कैसे जमीन पर लिटाकर कोरोना के मरीजों का इलाज करके प्रशासन एहसान कर रहा है, जबकि यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी थी। फिर भी लोग सब जानते हुए सरकारी बदइंतजामी का कड़वा घूंट पीने को मजबूर थे। सवाल यह है, अगर सहरसा में मरीज नहीं मिल रहे तो फिर गया के इन लोगों को या फिर सहरसा के आसपास के मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया, जहां एक नहीं
2 फ्लोर पर 60 बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन है, जरूरी दवाएं हैं। अस्पताल क्योंकि बंद है तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है और यहाँ पे आप देखिए सब चीज़ का यहाँ पे कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की हुई है। ये दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर जो है आप देखिए लोग दवा को जो है वो देश में तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि संक्रमित मरीजों के लिए काम आ सकता है। और यहाँ फर्स्ट एड की भी यहाँ पे व्यवस्था है, नेबुलाइज़र है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने की जो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और यहाँ बाकायदा देखिए कोविड-19 के लिए एक डेडिकेटेड फाइल भी यहाँ पर बना हुआ है। बिहार में एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई से बने अस्पतालों को ताला लगाकर उनसे दूर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में सहरसा के हिस्से में एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिसे इस अस्पताल की जरूरत हो। लगातार कई एक महीनों से देख रहा हूँ कि ये ऐसे इसी हालत में बंद पड़ा हुआ है, लेकिन संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, डॉक्टर्स की भी टीम है और काफ़ी लोग इसमें एक्टिव हैं। उसके बावजूद पेशेंट का नहीं आना निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करता है कि या जिला प्रशासन इस अस्पताल को या तो अपने सोच के कारण नहीं चालू करवा पा रहा हो या फिर पेशेंट का नहीं आना वजह है। लेकिन अखबार की जो रिपोर्टें हैं और जो यहाँ की जांच रिपोर्टें वो दर्शाती हैं कि यहाँ पे लगभग एवरेज 30 पेशेंट डेली पॉजिटिव हो रहे हैं। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है, केवल अभी अब डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है, इसलिए जिला में जो है डॉक्टर वहाँ पर्याप्त मात्रा में है और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अस्पताल पे ताला लटक रहा है। काफ़ी विचलित करती हैं ये तस्वीरें कि जब देश में लोग बुनियादी चीज़ों के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर, वहाँ इस अस्पताल में काफ़ी चीज़ें हैं उपलब्ध, बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है, लेकिन मरीज़ को तरस रहा है ये अस्पताल और शायद इसीलिए प्रशासन ने इस अस्पताल को बंद रखने में ही जो है अपनी भलाई समझी है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, आज तक पर खबर दिखाने के बाद सहरसा का बंद पड़ा अस्पताल तो खुल गया है, लेकिन सुपौल में भी सरकारी संसाधन धूल फांक रहे हैं। सुपौल के सदर अस्पताल में 6 नए वेंटिलेटर्स रखे खराब हो रहे हैं, उन पर धूल चढ़ रही है। जब सुपौल सदर अस्पताल के प्रशासन से आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि इन वेंटिलेटर्स को चलाने वाले टेक्नीशियंस की भर्ती का इश्तेहार अखबार में हमने दिया है और जल्द उनकी भर्ती की जाएगी। अब सवाल यह है कि जब ये वेंटिलेटर 8 महीने पहले अस्पताल को मिल गए थे तब ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? क्या संसाधनों की ये बर्बादी अपराध नहीं है? बिहार में संसाधनों की बर्बादी का ये अपराध सिर्फ सहरसा में नहीं हो रहा। सुपौल के सदर अस्पताल में 1-2 नहीं 6 नए वेंटिलेटरों की सील तक नहीं खुल पाई है। पिछले 8 महीने में न जाने कितने मरीजों को इनकी जरूरत हुई होगी, लेकिन जनता को मिलने वाली राहत का रास्ता रोककर कैसे हमारी सरकारी व्यवस्था खड़ी हो जाती है, उसका एहसास आपको सुपौल की ये कहानी करवाएगी। तो बताया गया है कि 6 वेंटिलेटर्स जो सरकार ने मुहैया कराए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नए वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ पर पीएम केयर फंड के ज़रिए जो है आप देखिए यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया है बिहार सरकार को और फिर सभी ज़िलों में जो है इसको मुहैया कराया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बिल्कुल सील बंद है। तो सुपौल के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले नहीं हैं, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि संसाधनों के अभाव में लोग यहाँ रोज दम तोड़ रहे हैं। अभी इसमें कमी है, कुछ जो है स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चालू करें। टेक्नीशियंस हैं आपके पास? टेक्नीशियन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चलाने वाले डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, वो लोग की कमी है। मैक्सिमम मरीज को यहाँ रेफ़र किया जाता है दरभंगा। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है और सुविधा के नाम पर यहाँ जैसे पता है कि 8 महीने पहले यहाँ वेंटिलेटर आया था, लेकिन आज तक वो वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो सका और मैक्सिमम मरीज़ को यहाँ से रेफ़र दरभंगा किया जाता है और कई तो रास्ते में ही डेथ कर जाते हैं। दुनिया भर के देशों ने कोरोना की पहली लहर के बाद
अपने संसाधनों की जानकारी जुटाई, उन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। ये सुनिश्चित किया कि अस्पतालों में मौजूद हर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल जनता की जान बचाने में हो। लेकिन अफसोस, भारत इस काम में बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। सहरसा और सुपौल से रोहित कुमार सिंह, आज तक। बिहार में वेंटिलेटर की तरह नई एम्बुलेंस भी बेकार पड़ी जंग खा रही हैं। छपरा में आज पप्पू यादव ने सांसद निधि कोटे से खरीदी गई 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी होने पर सवाल पूछे। पप्पू यादव छपरा में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय चले गए। बाहर खड़ी एम्बुलेंस से कवर हटाकर नई एम्बुलेंस बेकार होने की उन्होंने जानकारी दी और यह सवाल पूछा कि एमपी लेट से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस को जनता को समर्पित अभी तक क्यों नहीं किया गया। बिहार में लोग अपनों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर भाग रहे हैं। बेटा कोरोना से पिता की जान बचाने के लिए बाइक से सैकड़ों किलोमीटर दूर सफर तय कर रहा है। उस बिहार में यह तस्वीर किसी को भी परेशान कर सकती है। जब बिहार में एम्बुलेंस माफिया मनमाना किराया ले रहा है, उसी बिहार के छपरा में एक दो नहीं, दावा है 30 नई एम्बुलेंस बेकार पड़ी है। शुक्रवार को पप्पू यादव छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर कार्यालय परिसर में खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस पर छापा मारा। पप्पू यादव ने दावा किया कि छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के नाम से ये दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं और वो किसी के काम नहीं आ रही। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते। पप्पू यादव ने सीधा सवाल पूछा कि जिन एम्बुलेंस को सांसद विकास निधि से खरीदा गया, उन्हें यहाँ किसके निर्देश पर इस तरह छिपा कर रखा गया, जबकि जनता लुट रही है। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहाँ के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। पप्पू यादव के आरोपों पर राजीव प्रताप रूडी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की कमी होने की वजह से ये एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। पप्पू यादव अगर चाहें तो सभी एम्बुलेंस ले जाकर जनता की सेवा में लगा दें। इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। कोरोना महामारी में पप्पू यादव लोगों की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। कभी वो जरूरतमंद लोगों को इंजेक्शन बांटते हैं, तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन सेवा धर्म करने के साथ साथ अब उन्होंने सरकार की व्यवस्था की पोल खोलनी भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के पैसे से खरीदी गई इन एम्बुलेंस को जनता के काम में क्यों नहीं लगाया गया। सुजीत झा, पटना, आज तक। आइए अब बिहार से आपको राजस्थान लिए चलते हैं। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि आप उसे बिल्कुल हल्के में ना लें। आपने भी अपने आसपास ये देखा होगा कि जिसने भी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया वो उसका शिकार हो गया। लेकिन जब लॉकडाउन लगाने वाली सरकारें ही आत्म प्रशंसा में डूब जाएं, तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि उनके राज्य में दिल्ली और दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार की यह रिपोर्ट आप देखिए और आप खुद ही तय कीजिए। नाम मुझका दिया जन अनुशासन पकड़ा था। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो भूल देखिए जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है, वो नाम दिया उसका हमने क्या दिया और नाम मुझका दिया जन अनुशासन पकड़ा था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से थोड़ा ज्यादा नाम भूल गया मैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन कोरोना में अगर जनता भटके, बेमौत मारी जाए और फिर भी मुख्यमंत्री खुद अपनी पीठ ठोके, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी भूल को माफ किया जा सकता है?
क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो। हम ये आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनके राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले हालात बेहतर हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या राजस्थान में सभी को इलाज मिल रहा है? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? जवाब आप ये रिपोर्ट देखकर खुद ही तय कीजिए। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। नाम है RUHS। आज तक संवाददाता शरद कुमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे की पड़ताल करने जब यहां पहुंचे तो हमें अस्पताल के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इशारा करके बुलाया। 2 घंटे से घूम रहा हूँ इसमें के अंदर, वो कह रहे हैं कि बेड है ही नहीं। शरद कुमार जब यहाँ पहुँचे तो हमें एम्बुलेंस के अंदर ये मरीज इस हालत में मिला। कोई भी बता सकता है कि इस मरीज की हालत बहुत खराब है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। शरद कुमार ने जब उनके साथ आए परिजनों से पूछा तो बताया गया कि उनकी निजी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, इसीलिए मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर इतनी हालत खराब है तो फिर इसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया जा रहा, इस सवाल का जवाब जो हमें मिला वो एसी कमरे में बैठकर बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री से बिल्कुल भिन्न था। सरकार कहती है कि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर है वो मरीज, यहाँ पर उसकी सांसें अटक रही है लेकिन जगह नहीं है। इस तरह के हालात यहाँ पर है। कहाँ से लेके आए हैं? RUHS से लिया है, इनको भर्ती नहीं किया अभी। क्या कर रहे हैं? बोले बेड नहीं है। बेड नहीं है। जयपुर में RUHS के बाहर ऐसे मरीजों की भरमार है जिनकी सांसें थम रही हैं। चिलचिलाती धूप में आप भी देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है, जिनमें लेटे मरीज ऑक्सीजन और इलाज दोनों के लिए तड़प रहे हैं। राजस्थान में कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा हालात खराब जयपुर में हो रखे हैं। मैं अभी RUHS के सामने हूं, जहां पर हर 5 मिनट में सन्नाटा एम्बुलेंस से टूट रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। अगर आप गेट के बाहर देखें और गेट के अंदर देखें तो एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। सवाल यह है कि अगर राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, तो फिर इस चिलचिलाती धूप में लोग इतने बेसहारा क्यों हैं? ये वो सवाल है जिसे सोच सोच कर जनता अपना आपा खो रही है। इसमें अमेरिका से आई ये NRI महिला भी शामिल है। कोई ऑक्सीजन नहीं है। This is terrible, terrible, terrible. My mother is sitting at home, 61 oxygen level. This is terrible. We are here from US and look at us. Going hospital to hospital, no bed, nothing. तो जयपुर के RUHS अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों से भरी इन एम्बुलेंस को देखकर तो नहीं लगता कि राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर एक भाई राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में बिना ऑक्सीजन अपनी बहन की मौत का इल्जाम सरकारी सिस्टम पर नहीं लगाता। दावा है कि ये तस्वीर 2 मई की है, जिसमें मरने वाली महिला का भाई होने का दावा कर रहा तीमारदार बता रहा है कि वो पूरे जयपुर में बेड के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बहन को भर्ती नहीं किया। ये कौन है पेशेंट जो अभी खत्म हुई है? वो बहन है। कहाँ से आए हो आप? 25 साल की मेरी बहन है। भगवान, कहाँ से आए हो? हम यहाँ से निवाई से टॉप से गुमती से आए हैं, निवाई के पास। कितने हॉस्पिटल घूमे आप? हम 5वें छठे हॉस्पिटल में आए भाई साहब। ये यहाँ पे SMS का हाल है। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में लॉकडाउन लगाए वो उसका नाम भूल जाए तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर जनता राज्य की राजधानी में बेमौत मारे जाने का दावा कर रही हो तो क्या मुख्यमंत्री की आत्म प्रशंसा का ये बयान उन्हें चुनने वाली जनता के साथ मजाक नहीं है? एक तरफ कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों की बनाई है। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने छापा मारा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप पकड़ी। कालाबारियों का मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के धंधे में सफेद पोश भी शामिल। दिल्ली में ऑक्सीजन के धंधेबाजों पर गिरी गाज। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां लोग एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं, वहीं ये इस आफत में भी मोटी कमाई के फेर में पड़े थे। ये दिल्ली की मशहूर खान मार्केट है, जहां से चल रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खेल।
20,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 70,000 रुपए में बेचने का खेल। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। मार्केट में पुलिस इस वक्त सर्च कर रही है निशानदेही पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसको लेकर के लगातार जो अभियुक्त आरोपी है उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस पहुंची है। अलग अलग रेस्टोरेंट में ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पूछताछ की जाए। सबसे हाई प्रोफाइल मार्केट का ये इलाका है और हाथ में देखिए अलग अलग जगहों पर अंदर लेकर के पुलिस जा रही है। ये भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर इस समय जो पुलिस की छानबीन है, पुलिस की खोज है, पुलिस का सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। आपको बता दें कि सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि इस वक्त आपदा के समय जो पैंडेमिक है उस समय काम आते हैं उनको लेकर के छापेमारी की गई और यहाँ से बरामद किए गए इसी इलाके से, और जिन्हें कई गुना ज्यादा कीमतों पर विदेशों से मंगा करके बेचा जाता था जरूरतमंदों को। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केट जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर हैं। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे, तो हमारी टीम वहां पे भी गई और वहां 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी है और भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के खेल में टाउन हॉल रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा का नाम सामने आ रहा है। यहां से पुलिस को 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। पुलिस नवनीत कालरा की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप चैट और कई ऐसे व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस भी मिले हैं जिसमें कि इन कॉन्सेंट्रेटर्स को बड़े दामों पर बेचने की बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अतुल ठाकुर ने बताया कि फिलहाल इस मामले में जो टाउन हॉल के ओनर नवनीत कालरा, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनको भी एफआईआर में ऐड किया गया है और पुलिस की टीमें इनकी तलाश कर रही हैं। जाहिर सी बात है ये बड़ा मामला है, इसमें जल्द ही दिल्ली पुलिस और भी गिरफ्तारियां रेस्टोरेंट्स दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इनके 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है और एक रेस्टोरेंट का एक और मालिक है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल ऑल्सो। वन मिस्टर नवनीत, he owns these restaurants, so he is also under investigation. कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कॉन्सेंट्रेटर के 50 से 60 से 70,000 रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर
आज तक। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पकड़ी गई तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप लगा। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में मंत्री इमरान हुसैन को कल पेश होने का आदेश दिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन बिना एक एक सांस को तरस गए तमाम मरीज, और इस दौरान दिल्ली में कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी तो कहीं जमाखोरी। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन अब ऑक्सीजन की जमाखोरी के मामले में फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इस मामले में कल सुनवाई होने वाली है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन को हाजिर रहने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, इमरान हुसैन को बांटने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? क्या विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हैं? याचिकाकर्ता ने एक फेसबुक पोस्ट दिखाया जिसमें इमरान हुसैन ऑक्सीजन बांटने का जिक्र कर रहे थे। दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी में दोषी पाए गए सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। आज एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगी जिसमें इमरान हुसैन जो एमएलए हैं आम पार्टी के, उनके बारे में था कि उन्होंने अपने यहाँ ऑक्सीजन होर्डिंग करी हुई है और वो उसको अपने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि सारा ऑक्सीजन का आवंटन अपने ऊपर टेक ओवर कर ले। तो इस इशू पे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इमरान हुसैन को नोटिस करते हुए कहा है कि वो खुद पर्सनली पेश हों कोर्ट में और उसका जवाब दें अगली डेट के ऊपर। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा गया था कि 2 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ही पालन नहीं कर रहे हैं। इमरान हुसैन अपने घर पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करके बैठे हैं और वहीं से वो लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सीधे अस्पतालों को पहुंचाई जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेश दे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर तमाम और चीजें जो दिल्ली पुलिस जब्त कर रही है, उसको लेकर हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट इसलिए मांगी है ताकि ये साफ हो सके कि उसका वितरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं। कोर्ट चाहता है कि इन चीजों का वितरण सिर्फ रसूखोर लोगों तक न रहे बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचे, और इसीलिए दिल्ली सरकार को कहा गया है कि वो इसकी पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश करे। कोरोना के इस संकट काल में देश के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर्जनों मरीजों ने अस्पतालों में दम भी तोड़ दिया। ऐसे में ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले दिल दहला देने वाले हैं। पूनम शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली। हमारे देश में जहां कोरोना संक्रमण है वहां लोग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कमी झेल रहे हैं और इसका कारण है इनकी जमकर कालाबाजारी हो रही है। पुलिस लगातार छापे मार रही है, इस काले धंधे का पर्दाफाश हो रहा है, फिर भी कालाबाजारी का ये सिलसिला थमता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। मरीजों के हक का ऑक्सीजन आखिर कहां चला जा रहा है? क्यों अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं मरीज? इन सवालों के जवाब यहाँ हैं। ये देखिए किस तरह हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 260 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रक है जो गुड़गांव है और एक कम्युनिटी सेंटर अलीपुर में खड़ा हुआ है जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। तुरंत हमने एक टीम का गठन किया और पुलिस बादशाहपुर को लेकर हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि वहाँ पे एक ट्रक था जिसमें से कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे, टाइप बी और टाइप डी टाइप के। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो बल्क मिलेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के फरीदकोट में तो गजब फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहाँ के एनजीओ के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। एनजीओ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर फरीदकोट से दिल्ली भेजती थी। एनजीओ एक एक सिलेंडर 35,000 रुपए तक में बेचता था। एनजीओ का शख्स सिलेंडर ब्लैक करते हुए दिल्ली में पकड़ा गया, तब जाकर इस खेल का खुलासा हुआ। फरीदकोट पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे एम्बुलेंस और तमाम सिलेंडर भी बरामद किए हैं। पुलिस ऑक्सीजन गैस के गोदाम के रिकॉर्ड चेक कर रही है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो सिलेंडरों की ब्लैक करता हुआ पाया गया, तो वो जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया गया है। और इसके अलावा जो मैंने अपने जो एसएसपी है, पुलिस अथॉरिटीज़ है, उनको बोल भी दिया है
कि जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण काल में कालाबाजारियों की चांदी हो गई है। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के तमाम शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट का कालाबाजारियों ने जमकर फायदा उठाया है। चंद पैसों की खातिर लोग कितने गिर सकते हैं, इसकी नजीर है ये तस्वीरें। ये आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं जो लाल रंग के होते हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्धों ने इन सिलेंडरों का रंग उतारकर इन्हें काले रंग में रंगकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई से ये आग बुझाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल लगा देते थे। दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारियों के पास से ऐसे 532 सिलेंडर बरामद किए हैं। ऑक्सीजन रिफिलिंग तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है और इसी का फायदा कुछ इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हैरानी इस बात की हो गई है कि अगर आप ये देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने के काम में ये जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए लाल रंग का ये होता है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल होता है, उसको इस तरीके से जो काले रंग में पेंट किया जा रहा था और उसके बाद जो है उसको जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। तकरीबन 500 ऐसे सिलेंडर हैं जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। कालाबाजारी करने वाले इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में ऑक्सीजन भरने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अलीपुर इलाके में छापे मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार करके इस काले धंधे का भांडाफोड़ कर दिया। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, देश भर में तमाम जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इस मामले में जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कॉल सेंटर खोला है। इस कॉल सेंटर की मदद से अब तक करीब 150 ठगों और कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में पैसे के पीछे पागल लोगों की ये बेहद घिनौनी कारस्तानी सामने आई है। गाजियाबाद में जहां इस्तेमाल किए गए दास्तानों को फिर से पैक करके बेचने का धंधा फल फूल रहा था, पुलिस ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सेंटर में चल रहे इस धंधे का पर्दाफाश किया, साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। फरीदकोट से प्रेम पासी, गाजियाबाद से मयंक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लोग जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं इस आपदा में, इस संकट के दौर में भी। उधर पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव केसेस 4 लाख को फिर से पार कर गए हैं। लेकिन आपको और हमें एक दूसरे का साथ देना है। लोगों की खूब मदद कीजिए, पॉजिटिव रहिए और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।